हर बच्चा ख़ास होता है, लेकिन बस उसे ज़रूरत है अलग नज़रिए की। हर बच्चा जैसे आसमान में सितारे होते हैं, ऐसे ही कई सितारे हमारे बीच में भी होते हैं। समाज में उनके लिए दिक्कत नहीं होती, समाज उनके लिए दिक्कत कर देता है। हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, कुछ जल्दी सीख लेते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। एक पर्टिकुलर क्यों बच्चा अलग नज़र आ रहा है, अलग दिखता है, तो इसीलिए वो अलग है। तो आप सोशली लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि ऐसे मतलब जो बच्चे होते हैं किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए? समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इन बच्चों को रिस्पेक्ट दें और चांस दें अपने आप को प्रूव करने का, कुछ अलग हटके करने का। उनके ऊपर दया ना दिखाएं बिल्कुल भी। उन बच्चों का नज़रिया बहुत अलग होता है। वो बच्चे बहुत मतलब शायद हम उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोच सकते जितना उनका अबव लेवल होता है। अच्छी थेरेपी, सही डायरेक्शन में जो थेरेपी दी जाए इन बच्चों को, शायद ये अबव लेवल चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं, बहुत अबव लेवल चीज़ें अपने लेवल पे कवर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अटेन कर सकते हैं। सबको चांस दो, एटलीस्ट एक चांस दो। उन पर दया मत दिखाओ बिल्कुल, बस एक चांस दो उन्हें रिस्पेक्ट दो। सितारे ज़मीं पर मूवी, इसका एक डायलॉग काफ़ी फेमस हो रहा है कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्शी राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। हर बच्चा ख़ास होता है, लेकिन बस उसे ज़रूरत है अलग नज़रिए की। हर बच्चा जैसे आसमान में सितारे होते हैं, ऐसे ही कई सितारे हमारे बीच में भी होते हैं। बस हमें उन्हें देखने के लिए एक हमारी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए, थोड़ा उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। कुछ अलग वर्ड्स हमें उस तरीके से चुनने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, कुछ न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, तो उस चीज़ की अवेयरनेस की कमी होती है। कुछ हद तक कुछ स्टिग्मेटाइज्ड है ये पर्टिकुलर फील्ड, तो इसीलिए थोड़ा समाज ही उनके लिए जीना दूभर कर देता है, समाज उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल कर देता है। तो मैम, ये जो सितारे ज़मीं पर आमिर खान की मूवी है, जो जिस तरीके से इन बच्चों को प्रेजेंट किया गया, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप उसको देखते हैं? अगर कंप्लीट मूवी की बात करें, सितारे ज़मीं पर जो मूवी आई है उसमें मेन जो एक डायलॉग दिया गया है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, तो वो हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है। कुछ जल्दी सीख लेते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। हर किसी का अपना एक आईक्यू होता है, हर किसी का अपना एक स्पीड होती है, हर किसी का अपना अपना एक लेवल होता है, हर किसी की अपनी एबिलिटीज़ होती है, और वो बहुत सुंदर चीज़ है एक तरीके से अगर उस पर्सपेक्टिव से हम देखें। दूसरा, जो अगर हम नॉर्मल लोगों की भी बात करें तो उनमें भी एक तरीके से एबनॉर्मेलिटी भी हम कह सकते हैं कि अगर हम आमिर खान की बात करें तो उनके लिए भी दिखाया गया है कि उनकी हाइट कम होती है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल लोगों में कंसीडर किए जाते हैं। तो एक तरीके वही चीज़ है कि स्टिग्मेटाइज्ड किया हुआ है कि हम एक पर्टिकुलर क्यों बच्चा अलग नज़र आ रहा है, अलग दिखता है, तो इसीलिए वो अलग है, वो स्पेशल है। तीसरा, जो बच्चों से एक एक्टिंग करवाना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस तरीके के बच्चों से इस तरीके से नहीं कह सकते, वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं और अपने लेवल में बहुत एबल बच्चे हैं, लेकिन उनसे एक्टिंग करवाना वो बहुत अच्छा लगा। और जैसे वो समाज में जैसे बच्चे जाते हैं तो कई लोग उन्हें पागल कह के दुत्कारते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई साथ में नहीं बैठता है, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट कितना पड़ता है उन बच्चों का? वो खुद समाज से कटना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कई बार हमें अपनी तरफ से क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो वही चलते समाज उनको अलग नज़रों से देखता है, अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार करता है। नॉर्मल बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता क्योंकि वो अलग दिख रहे हैं। तो बच्चे खुद ब खुद ही कटना शुरू हो जाते हैं अपने आप को, एक अलग खुद अपनी तरफ से अगर वो देखें तो अलग तरीके से फील करना शुरू कर देते हैं। तो हमें हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम किस तरीके से उन बच्चों को अलग ना फील करा करके हमारी ही सोसाइटी के अंदर कुछ अलग तरीके से उनके लिए उस लेवल की चीज़ें उनके लिए बना दी जाएं। जिसके लिए अगर मैं बात करूँ कि क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है, तो हमारी साइकोलॉजी में एक वर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट इंडिविजुअल है। आजकल कई स्कूल्स में भी ऐसा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू कर दी गई है। हम उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोच सकते जितना उनका अबव लेवल होता है, क्योंकि हर बच्चे का अपना आईक्यू होता है। कुछ बच्चों का कम होता है, कुछ का ज़्यादा, बहुत ही हाई सुपीरियर आईक्यू भी कई बच्चे होते हैं, तो वो भी एक तरीके से नॉर्मल में कंसीडर नहीं किए जाते क्योंकि वो एवरेज बच्चों के साथ में नहीं कोप अप कर पाते। तो एक तरीके से उनका कई बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। अगर हम किसी और ऐसे बच्चे की भी बात करें जो स्पेशली एबल्ड है, तो वो काफ़ी हद तक शायद पढ़ाई में वो अच्छा ना हो, लेकिन वो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा होता है। वो पेंटिंग में बहुत अच्छा होगा, वो शायद स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकलेगा, जिम्नास्ट में बहुत अच्छा निकलेगा, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी के साथ वो बहुत अच्छा कर पाएगा। तो काफ़ी हद तक हम देखें तो क्रिएटिविटी एक तरीके से हम देख सकते हैं बच्चों में। काफ़ी हद तक बच्चे बहुत मतलब करेज बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में, वो एक जो हिम्मत होती है इन बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और इनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। बट हमने कई बार देखा कि समाज इन्हें इतना क्यों धुतकारता है, मतलब घर से बाहर नहीं निकालना चाहता। जो पेरेंट्स होते हैं वो छोटा फील करते हैं कि हम इन्हें स्कूल में भेजेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। तो उनकी उस टॉपिक पे आप क्या बोलना चाहोगे ऐसे पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप हार मत मानिए। अगर आप, क्योंकि आप एक स्पेशल बच्चे के पेरेंट हैं, तो भगवान ने चुना है आपको उस बच्चे के लिए, और पेरेंट्स से आप बहुत अलग हैं और बहुत हट के आपको थोड़ी मेहनत शायद ज़्यादा करनी पड़ेगी बच्चे के साथ में और पेरेंट्स के मुकाबले। लेकिन वही चीज़ है कि हार नहीं माननी है आपने। और अगर आप हार नहीं मानेंगे तो एक दिन बहुत जल्दी वो दिन आएगा जिस दिन आपका बच्चा शायद हो सकता है कि पढ़ाई में ना निकले, किसी और फील्ड में बहुत आगे निकल जाए जो शायद नॉर्मल बच्चा भी नहीं निकल पाएगा। तो वो चीज़ पेरेंट को समझना पड़ेगा कि बच्चे के सुपर पावर कहाँ हैं। अगर बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है, अगर बच्चा किसी और आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, कुकिंग में बहुत अच्छा है, या कोई ऐसे पर्टिकुलर फील्ड है जो पढ़ाई से हटकर है, जहाँ पर रीजनिंग लॉजिकल चीज़ों की नहीं है ज़रूरत, तो वहाँ बच्चे को आगे बढ़ाएं, स्विमिंग में आगे बढ़ाएं, किसी और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि शायद वो और बच्चों के मुकाबले बहुत आगे निकल जाएगा। आप जैसे कि ऐसे ही बच्चों को साथ रहती हैं, बीच में रहती हैं, तो आपने क्या फील किया उन बच्चों के साथ? बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और मतलब उनको देखकर ही एक लगाव सा हो जाता है कि वो बच्चे, उनमें ना मतलब एक तरीके से डबल फेस्ड नहीं है वो बच्चे, वो जैसे हैं वो दिखाते हैं।
हमें बस समझने की ज़रूरत है उन बच्चों को जी। कि अगर कोई बच्चा कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा भी है जिसका आईक्यू कम है, तो हमें समझना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल हमें समझना चाहिए। बीइंग अ बिहेवियर थेरेपिस्ट भी, मैं एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट भी जी। काम करती हूँ, एज अ रिहैब साइकोलॉजिस्ट भी काम करती हूँ। तो जब मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ और उनकी थेरेपीज़ करती हूँ, हाँ तो जी। काफ़ी हद तक वो चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती हैं कि किस तरीके से वो बच्चे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमें उस थेरेपी सेशन के दौरान सिखा देते हैं कि ज़िंदगी क्या नाम है। हाँ। ज़िंदगी अलग है, बहुत अलग है, हर बंदे के लिए अलग चीज़ है। आपने जब ये प्रोफ़ेशन चूज़ किया था तो क्या सोच के किया था? एक्चुअली मुझे बच्चों के साथ काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है शुरू से ही। तो और ये बच्चे सबसे बेस्ट हैं जी। और इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे अंदर हम पेशेंस दिखाएं इन बच्चों के साथ में, तो शायद और अच्छी थेरेपी, सही डायरेक्शन में जो थेरेपी दी जाए इन बच्चों को, शायद ये अबव लेवल चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं, बहुत अबव लेवल चीज़ें अपने लेवल पे कवर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अटेन कर सकते हैं। जैसे कई पेरेंट्स भी होते हैं कि उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि वो उनकी टेक केयर किस तरीके से करें बचपन से ही? अगर मैं बचपन की बात करूं तो शुरुआत में तो माँ बाप थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने भी कोई पेरेंट्स आते हैं तो जब हम उन्हें बताते हैं कि आपका बच्चा, हमें रिपोर्ट्स में नज़र आ रहा है कि बच्चा ऑटिस्टिक है या उसका आईक्यू कम है, या हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आपका बच्चा कुछ कर नहीं सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है, शायद और नॉर्मल बच्चों से भी बहुत आगे निकल सकता है, बस उसके सुपर पावर को समझने की ज़रूरत है। तो वहाँ पेरेंट्स को ये थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए और बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए, और शुरू से ही बच्चे के साथ में वर्क करना चाहिए। हर एरिया में उसको डाल के देखो, बच्चा किसी भी एरिया में निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में निकले। अगर सचिन तेंदुलकर ने सोचा होता या उनके फादर ने सोचा होता कि वो इंजीनियर बन जाएंगे, तो शायद आज वो नहीं होते, उन्हें कोई जानता नहीं। बिल्कुल। तो कोई भी एग्जाम्पल हम उठा के देख सकते हैं जो शायद पढ़ाई में नहीं पर बहुत अलग एरिया में भी बहुत हैवी अचीव कर चुके हैं, बहुत शायद पूरी दुनिया में उनका नाम है, ग्लोबली अक्लेम्ड है। तो मैम, ये जो थेरेपी होती है इन बच्चों की किस तरीके से की जाती है? आपके लिए कितना बड़ा टास्क होता है, या आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। सबसे पहले पेरेंट हमारे पास आते हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। उसके मतलब अगर हम सीडीसी की बात करें तो हमारे जो हेड हैं वो डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी, इज़ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले अगर पेरेंट आएगा तो वो सबसे पहले उनके पास आते हैं, वो मेडिकली चीज़ों को रूल आउट करते हैं कि कोई मेडिसिन वगैरह रिक्वायर्ड है या नहीं। उसके बाद वो केस को फॉरवर्ड करते हैं सीडीसी में, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में। वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैं हूँ, एक और मैम है शिफाली मैम, तो वो हम लोग साथ में काम करते हैं। मैं रिहैब साइकोलॉजिस्ट हूँ, शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो हम लोग साथ में काम करते हैं और पेरेंट हमारे सामने आके बैठते हैं और साथ में हम उनसे पूछते हैं, अपनी भी तरफ से कुछ ना कुछ पूछते हैं, पेरेंट्स अपनी तरफ से कुछ बताते हैं, फिर हम डायग्नोसिस क्रिएट करते हैं कि शायद कुछ कोई हो सकता है, आप टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट जब वो करवा लेते हैं, उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो हम उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ बच्चे में हो सकती है, ये ट्रेड्स हैं बच्चे में। तो आप अब आपका टेक है कि आप कौन सी थेरेपी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम बस गाइड कर देते हैं उन्हें। थेरेपीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है और साथ में बिहेवियर थेरेपी है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है कि काफ़ी सेंसरी कंसर्न्स होते हैं बच्चों को, तो वहाँ पर हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स वगैरह। तो वो सब जो एरियाज़ होते हैं वो सारे जो हैं वो डॉक्टर गुंजन अग्रवाल मैम हैं यहाँ पे, जिस एशियन हॉस्पिटल में है, शी इज़ सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और मीनल मैम हैं जो जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। साथ में अगर हम बात करें स्पीच थेरेपी की बात करें, तो अगर हमें लगता है कि स्पीच थेरेपी बच्चे को रिक्वायर्ड है, कि स्पीच नहीं है बच्चे में या डिलेड है, आर्टिकुलेशन इश्यूज़ हैं, तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं केस जो स्पीच थेरेपिस्ट है। तो हमारे यहाँ पे 2 स्पीच थेरेपिस्ट हैं, मोहित सर और राहुल सर। तो दोनों ही अपने लेवल पे काफ़ी मतलब सबकी केस अलग अलग डॉक्टर्स देखते हैं। हाँ जी, अगर स्पीच का बच्चा है, स्पीच में थोड़ा सा बच्चा डिलेड है या आई थी और रिग्रेशन हुआ, रुक गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया, स्पीच नहीं है अब, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे स्पीच की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हम स्पीच थेरेपिस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं केस। जहाँ पर हमें सेंसरी कंसर्न ज़्यादा लग रहा है, फिजिटिंग है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जो सेंसरी कंसर्न्स में आते हैं, तो वहाँ हम जो केस है वो डॉक्टर गुंजन और डॉक्टर मीनल को
हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर कोई बिहेवियर रिलेटेड कंसर्न है, तो अगर रिहैब का बच्चा है तो वो मैं देखती हूँ, बीइंग अ बिहेवियर थेरेपिस्ट फॉर द रिहैब किड्स। अगर वो रिहैब का बच्चा नहीं है, अगर वो बिहेवियर थेरेपी की नॉर्मल होता है, ऐसे ही ये जो बच्चे होते हैं इनका भी अपना अपना नॉर्मल होता है। इन बच्चों को हमें बहुत ज़्यादा समाज को खासकर समाज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि इनको धुतकारने की।